Okay, very, very good morning, all of you. Good morning, Bacha Party. Okay, good morning, all of you. Very, very good morning. Good morning, good morning. Yup. गुड मॉर्निंग रिजा, तनु, स्नेहल, पोहे खाहा, गुड मॉर्निंग. क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग क्लास में दिखाई दे रहे हैं. बड़े लोग, बड़ी बात है. अश्विन अरोड़ा जी गुड मॉर्निंग. रिया अग्रवाल गुड मॉर्निंग. हार्दिक श्रीवास्तव गुड मॉर्निंग. अभिषेक कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. हाँ जी, 1-2 मिनट रुकते हैं और फिर चालू करते हैं आज की हमारी दुकान, आज की हमारी क्लास. ट्रैकर चेक कीजिए ना, कितना प्यारा लग रहा है. यस, ये बात आपकी सही है. हमारा ट्रैकर अभी बहुत अमेजिंग लग रहा है. एंड लास्ट कुछ दिन बचे हैं क्लास के. Here you go. Check all of you. माय गुडनेस, लेक्चर नंबर 1 से लेकर अमेजिंग स्ट्रीक बन गई ना हमारी. बहुत ही अमेजिंग. मैं सुबह ही उसको अपडेट कर रहा था. आप अगर देखेंगे तो मैं हर रोज लेक्चर से पहले ही उस दिन की प्लानिंग कर लेता हूँ कि आज की क्लास में मुझे क्या क्या करना है. जैसे आज लेक्चर नंबर 78 है तो 78 की प्लानिंग मैंने यहाँ पे कर ली है. हम लोग पहले चेक करेंगे कल का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो एक छोटा सा पॉइंट कल छोड़ा था. बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं हुई थी, वैसे हो भी गई थी और नहीं भी हुई थी. फिर क्वेश्चन नंबर 14, 10, 9, 8, ये 4 क्वेश्चंस बचेंगे. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और 27 ये ICAI मॉड्यूल से हम लोग करेंगे. तो आज और कल 2 दिन में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर टुमारोज क्लास, कल सुबह की क्लास जो है ना वो 7:30 बजे होने वाली है, 7:30 AM. आपकी कल सुबह की क्लास मुझे एयरपोर्ट से लेना पड़ेगा. तो कंफ्यूजन है बहुत सारा कि मेरी दिल्ली की जो फ्लाइट है वो है 10:30 बजे और मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ. तो मैं घर से क्लास लेकर अगर एयरपोर्ट जाता हूँ तो थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, फ्लाइट मिस होने के चांसेस होते हैं. इस वजह से मैं घर से निकलूँगा जल्दी और पहुँचूँगा एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पहुँचकर लाउंज में जाकर अपनी जगह ढूंढकर, चार्जिंग पॉइंट वगैरह ढूंढकर 7:30 AM आप लोगों की क्लास शुरू करूँगा. और 7:30 से मे बी 1.5 घंटे की क्लास होगी जब तक हमारा रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता. एंड देन या आई विल बी ऑफ टू दिल्ली. सो क्लास हम लोग मिस नहीं करेंगे भाई. 5 बजे क्लास इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा. पहले मैं 4 बजे उठूंगा कल, 5 बजे घर से निकलूंगा. बैंगलोर का एयरपोर्ट 1 घंटा बाहर है, तो 5 बजे घर से निकलूंगा तो जाकर 6 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा. 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक होगा, चेक इन होगा, लाउंज का लंबी लाइन होती है, उसमें एंट्री लेने के बाद वहां पर मैं पहुंचूंगा और फिर अपने लिए जगह ढूंढकर आप लोगों की क्लास लूंगा 7:30 AM. तो टेलीग्राम ग्रुप पे थोड़े एक्टिव रहिएगा. हो सकता है 2-5 मिनट लेट हो सकता है 2-5 मिनट जल्दी हो. जो भी अपडेट्स होंगे आई विल पुट इट अप ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन. प्रतीक्षा जी, पहली बार आई थिंक बात होगी इनसे. मैम से बात करते हैं प्रतीक्षा जी से. हेलो. हेलो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. आपसे पहली बार बात हो रही है. हाँ सर. आप बहुत स्ट्रिक्ट क्यों साउंड कर रहे हैं, जैसे स्कूल की टीचर हो. सर गला खराब है तो. अच्छा, हाँ, नहीं तो मेरे को एकदम हिस्ट्री की टीचर की याद आ गई. ऐसी डांटती थी मुझे, अंशुल. नहीं सर, गला खराब है कुछ दिनों से. ओके ग्रेट, मुझे तो आदत है इस चीज़ की. कहाँ से आप प्रतीक्षा जी. मुंबई से. मुंबई से हैं आप, बहुत बढ़िया. तो पहले दिन से देख रहे हैं आप क्लास. हाँ सर. 78 लेक्चर्स लग गए बात करने में. ऐसा क्यों, इच्छा नहीं थी या मौका नहीं पड़ा कभी. सर आज ही हैंड रेस किया और आज ही आपने को. हाँ, मेरे को नया नाम दिखा इसलिए मैंने कॉल किया. मैंने कहा चलो बात करते हैं.
हाँ सर, बैच खत्म होने से पहले बात करनी थी आपसे। और भाग्य है मेरा लिटरली। हाँ, J2 में भी हूँ साथ में सर। अच्छा, तो बताइए प्रतीक्षा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? हाउ वाज दिस बैच? बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अभी तक तो मतलब बचा ही कितना है, मतलब अभी तक अच्छा मतलब चल रहा है, थोड़ा मतलब 100% अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। पढ़ते हो अच्छे से आप क्लासेस के साथ साथ घर पे रेगुलरली? हाँ सर, अभी तो बीकॉम की एग्जाम चल रही है तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पर चल रहा है। तो रेगुलर जाना पड़ता है बीकॉम के लिए? अभी एग्जाम चल रही है ना, इसलिए रेगुलर जाना पड़ रहा है। ओके। बाकी हाँ। कॉलेज जाना पड़ता है रेगुलरली? हाउ इट इज? नहीं नहीं, महीने में एक बार गए तो भी ठीक है। दिन में कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है क्लासेस के अलावा? क्लासेस के अलावा 4-5 घंटे। क्या टारगेट रख रहे हो आप खुद के लिए? दोनों ग्रुप क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इच्छा है? हाँ। यस सर। मेंटरशिप सेशन नंबर 3 जो लिया था उसके हिसाब से क्या स्कोर आ रहा है आपका? 80+ था। 80 प्लस आ रहा है। बहुत ही हाँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग। ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स मैनेज हो गए अच्छे से? टैक्सेशन कैसा लगा? टैक्सेशन भी अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ न्यूज़ सीखने मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ सर। ग्रेट। बस उसमें लिखने, आंसर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब समझ नहीं आता एक टाइम पर। या दैट्स करेक्ट। अकाउंटिंग के रिवीजन ट्रैकर को मेंटेन किया आपने? हैव यू डिसाइडेड कि कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब रिवाइज करने हैं? हाँ सर, वो मैंने बना दिया था जब ये आपने बोला था मेंटरशिप सेशन में, तभी। तो उसके हिसाब से उसे फॉलो करते हैं आप? रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो? हाँ, वो कभी कभी फॉलो नहीं होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि फॉलो करने का। अच्छा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का टाइटल क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। सर याद तो नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का टाइटल क्या है? नहीं है सर याद। अच्छा। हमारे जो 7 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, सिर्फ वो 7 चैप्टर्स के नाम बता सकते हो? जी सर, फर्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके। सेकेंड है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बायबैक ऑफ शेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सिक्स है ब्रांच अकाउंटिंग। सेवेंथ है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमेजिंग। अच्छा, ये जो अमालगमेशन का टॉपिक है ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है? 14। 14 पे बेस्ड है। कैश फ्लो कौन से स्टैंडर्ड पे बेस्ड है? 3। 3 पे बेस्ड है। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल कौन सा क्वेश्चन किया था उसका? कल क्वेश्चन नंबर 19 किया था। 19 किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी। हाँ, क्यों नहीं हुई थी? उस पे कुछ आ रहा था। कुछ तो आ रहा था, वो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ। बताओ क्या लग रहा है? थोड़ा रिसर्च किया था कि कल की हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हुई थी? हमारी कल के क्वेश्चन की बैलेंस शीट को मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया था। 180 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। आइडेंटिफाई किया आपने? नहीं मिस सर। प्रतीक्षा नहीं वेटिंग। सर। नहीं कर पाए? नहीं। ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा मैम। एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय योर बैच, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, सी यू इन ग्रुप 2 सून। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सो ये थे मुंबई से प्रतीक्षा जी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 78 ऑफ सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच अंडर न्यू सिलेबस फॉर मई 2024। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आज यहां से लाइव। क्या बात है, बैंगलोर से लाइव। फिर कल से आप लाइव देखेंगे मुझे दिल्ली से। और उसके बाद में कॉस्टिंग की बैच चालू होगी 15 दिसंबर को, जब मैं लाइव रहूंगा पहले दिन इंदौर से। क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो यार, ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक बैच होती है ना, तो आप हमारे साथ हमारी लाइफ जीते हैं। जहां जहां हम जाते हैं आप हमारे साथ चले आते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रही है ये बैच। क्विकली एक बार मैं ट्रैकर वापस दिखा देता हूं। मैंने लुक एट दिस ट्रैकर, आई रियली फील वेरी नॉस्टैल्जिक। यू कैन सी ओवर हियर, इट्स बीन अ जर्नी राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। Consistently, persistently, we have been completing our classes every day. Morning 8 to 10 is our regular routine.
कौन से लेक्चर में, कितनी तारीख को, कितनी ड्यूरेशन की क्लास हुई थी, कौन सा चैप्टर हुआ था, उस चैप्टर में क्या हुआ है। ये ट्रैकर हमारे डिसिप्लिन का एक एविडेंस है। येलो कलर डाउट सॉल्विंग सेशन, ब्लू कलर टेस्ट अलर्ट्स, ग्रीन कलर मेंटरशिप सेशंस, एक एक कर कर चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है लेक्चर्स के उसको यहाँ पर मार्क किया गया है रेड कलर से, ब्लू कलर से। तो यार रियली मैं बता रहा हूँ, आई पर्सनली फील वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड व्हेन वी लुक एट दिस लेक्चर। एंड टुडे वी आर एट लेक्चर नंबर 78 and very soon we are going to complete these lectures and this particular subject. Satisfaction at its peak, really I'm telling you, satisfaction at its peak. So all set and done. कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बोनस इशू, राइट इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के जो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं उसका मेंशन आता ही आता है। उसकी लिंक यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, है ना। तो ये ट्रैकर जो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैच जब खत्म हो जाएगा सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि गूगल ड्राइव का जो आपका फोल्डर है उसको आप डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी ये पॉडकास्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, ये सारे के सारे पॉडकास्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ट्रैकर है। आज हम लोग प्रोबेबली ये S21 कर देंगे खत्म। और एक अपडेट बस आपकी बुक्स के ऊपर, जिन्होंने बुक्स ऑर्डर की उस पर यह है कि जो ट्रक पुणे से निकला था वो कहीं रास्ते में अटक चुका है। और कल मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कल जो बुक्स है वो एक्चुअली सैटरडे को इंदौर नहीं पहुंची थी, फिर मैंने कल स्टेटस अपडेट लिया तो मुझे पता चला अभी तक ट्रक इंदौर नहीं पहुंचा है। तो ट्रांसपोर्टेशन में रास्ते में कहीं तो अटका पड़ा है वो ट्रक अभी तक, और उस चक्कर में वो वहां रुका हुआ है। तो 1-2 दिन में वो इंदौर पहुंचेगा, और जब वो इंदौर पहुंचेगा तब आपकी जो बुक्स है वो डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन नंबर 19 कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे। ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ICAI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है। और हमारी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा था। प्राइमा फेसी हम वही कर रहे थे जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है। हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में गलती समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि मॉड्यूल गलत है, हम लोग बिल्कुल सही है। और मैंने आपसे कहा था देखो डिफरेंस कहाँ है ये मुझे पहले से पता था, बट मैंने आई लेट यू कमिट द मिस्टेक। और मैंने कहा था कि आप रिसर्च करके फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मिस्टेक है ये मिस्टेक कहाँ पर है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे है। आई एम श्योर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा, जिसने किया है अच्छी बात, जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं। मिस्टेक यहाँ पे आपके नजरों के सामने है, अच्छे से समझिएगा। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि हमें पता है कि करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1200, और इसको अगर आप देखोगे तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कंसीडर किया है 1200। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैज हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन सेज दैट आउट ऑफ 1200 ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द करंट ईयर you have transferred 180 to general reserve. जनरल रिजर्व खुद कमाने नहीं जाता है। जनरल रिजर्व जो होता है उसमें बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का जो बैलेंस था 1200, उसमें से आपने 180 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। मतलब रियली स्पीकिंग फिर पीएनएल में बैलेंस कितना बचना चाहिए, इट शुड बी 1080। सो करंट ईयर का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होना चाहिए था 1080, अगर मैं 180 लाख के जनरल रिजर्व को अलग से कंसिडर करता हूं तो। दूसरा तरीका क्या है, इफ आई डू नॉट कंसिडर दिस 180 lakhs ऑफ जनरल रिजर्व एट ऑल, तो फिर मैं ये 1200 को एज इट इज कंसिडर कर सकता हूं। जो एक मिस्टेक कल मैंने की थी, एंड आई अलाउड यू गाइज टू डू दैट मिस्टेक टुगेदर विद मी, because I wanted someone to, point me out at that particular point, was I have taken this 180 in general reserve also and 1200 in PNL also. And that is exactly why this 180 is distributed in excess. And because this 180 is distributed in excess, there is a difference in balance sheet of 180 lakhs. I hope you got this point, all of you. तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका ये है, या तो आप इसको 1080 करें, या फिर दूसरा तरीका है इसको 1200 रहने दें लेकिन इस 180 को आप 0 करें।
यही चीज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखी हुई है, चेक कीजिएगा। The question can also be solved by taking 1020 lakhs as post-acquisition profit and loss balance and 180 lakh as post-acquisition general reserve balance. समझ में आ रहा है? तो it is the story of 1020 plus 180, whereas in yesterday's question, how we solved this? We solved it as 1200 plus 180 and thereby it created a difference of 180. whichever method you follow is absolutely fine. डेलिबरेटली मिस्टेक की गई है, उस मिस्टेक को किसी अलग कलर के पेन से रेक्टिफाई कीजिएगा रजिस्टर्स में, ताकि ये एक्सीडेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रहे। क्या करना है, ट्रीटमेंट फोकस कीजिएगा। हम ये 180 लाख का जो जनरल रिजर्व है इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। वी रिमूव दिस जनरल रिजर्व ऑफ 180 lakhs। अब इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो दो जगह पे होगा, एक होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे और दूसरा होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, यस यू आर राइट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अब जनरल रिजर्व आएगा सिर्फ और सिर्फ 480। पहले हमने 480 प्लस समथिंग लिया था, अब यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ 480। तो मैं यहां पर आता हूं, आई विल मेक चेंज ओवर हियर, 480, check all of you, 480. So consequently my minority interest will be 1920 plus 480 plus 720. Now it is matching with the module answer as 3120. Check all of you, 3120. I make corrections in my balance sheet accordingly. 3120. Second correction will be in the note of reserves and surplus. We'll come to the note of reserves and surplus जो बैलेंस शीट के हमने नोट्स बनाए हैं। जनरल रिजर्व में हम ये 108 ऐड नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू बी 2784। टू 784 lakhs. Now 1320 is capital reserve, 2784 is general reserve and P&L के अंदर क्या हो गया? P&L के अंदर ये डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में P&L का दिया है 612। सर बिकॉज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 612 क्यों दिया, ये डिफरेंस किसी को समझ में आया? चलो पहले मैं इतना लेकर कैलकुलेट करता हूं, 1320 2784 3055 7159 7159। I take it, no problem। 7159 plus 12,000 plus 2802 plus 1249 plus 1200 plus 3120 27530 पे बैलेंस शीट टैली होती है क्या? 27530 पे क्या ये बैलेंस शीट टैली हो रही है? चेक कीजिएगा सभी जने। ICAI मॉड्यूल 27530 चेक कीजिए। शेयर कैपिटल का बैलेंस 12,000 मैच हो रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7159 मैच हो रहा है, परफेक्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3120 मैच हो रहा है, 2802 1249 मैच हो रहा है और 1200 मैच हो रहा है। 27,530 रुपीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14,954 मैच हो रहा है। 5885 इन्वेंट्रीज मैच हो रहा है। 4477 ट्रेड रिसीवेबल्स टैली हो रहा है। 520 एंड 1694 520 एंड 1694 मैच हो रहा है। चेक ऑल ऑफ यू। So the moral of the story was that हमने 180 को 2 बार कंसिडर किया था। जनरल रिजर्व वाज क्रिएटेड आउट ऑफ P&L अकाउंट। हमने क्या किया था हमने जनरल रिजर्व को भी लिया
और पीएनएल को भी लिया, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस वाज क्रिएटेड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं. चेक ऑल ऑफ यू. ओह, क्या था क्वेश्चन नंबर 7 में? फोकस करते हैं. From the following summarized balance sheets of H Limited and S Limited, draw up at 31st March 2017, prepare the consolidated balance sheet as at that date having regards the following. So balance sheet आपको दी गई है as on 31st March 2017. अभी तक हमें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट्स कब की गई है. Reserves and surplus and P&L reserves and P&L of S Limited stood at 25,000, 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares by H Limited on 1st April 2016. Fantastic. मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है. Where the investments are done at the beginning of the year. ये क्वेश्चन अमेजिंग है. इन्वेस्टमेंट जो है साल के शुरुआत में हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है, और जबकि इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन काफी आसान होता है ना, काफी इजी होता है, काफी आसान होता है. देन मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1 lakh and furniture having a book value of 20,000 of S Limited were revalued at these amounts on 1st April 2016, and for the purpose of fixing the price of its share, rates of depreciations are given as under. तो revaluation यहां पर हो रहा है एसेट का as on the date of acquisition. Certainly उससे revaluation reserve भी create होगा, और सर्टनली उसका इंपैक्ट आएगा डेप्रीसिएशन पे, और डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट आता है पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल पे. तो रिजर्व्स के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है करेक्ट. आप लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन को, यहां पर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस अच्छे से समझते चलिएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओनली द वर्किंग नोट्स पार्ट फॉर यू. बहुत अच्छी बात है, बन गया, बहुत अच्छी बात है. मॉड्यूल से आप लोग चेक कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं पूरा सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर 7/AAA/7.15. सबसे पहली बात आती है यहां पे रिजर्व्स की. ठीक है, तो रिजर्व्स के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल रिजर्व. सब्सिडियरी कंपनी में रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स एंड पीएनएल स्टूड एज अंडर. तो रिजर्व्स का बैलेंस चेक कीजिएगा कितना है. रिजर्व्स का बैलेंस है 75,000. एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस इन रिजर्व इज 75,000. लेकिन साल के शुरुआत में कितना था? 25,000 का बैलेंस था. साल के एंड पे 75,000, साल के शुरुआत में 25,000. दोस्त एक बात बताइए, 50,000 रुपए रिजर्व्स आए कहां से? रिजर्व्स आता कहां से, क्रिएट कहां से होता है? दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ पीएनएल अकाउंट. एक सेकेंड. रिजर्व्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको. प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन. प्री एक्विजिशन का जो रिजर्व दिया है बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, it is 25,000 rupees. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में बैलेंस है 50,000. समझना, अब ये जो 50,000 का बैलेंस है ये पीएनएल से क्रिएट हुआ होगा. तो मैं एक काम करता हूं, 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़कर, या फिर मैं यहां पर लिख ही लेता हूं. एच लिमिटेड 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%. फिर मैं यहां पर हाथों हाथ प्रॉफिट एंड लॉस का ही सेम एनालिसिस बना लेता हूं. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्री एक्विजिशन. एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट इज 15,000. एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज 25,000. 15,000. अब एंड ऑफ द ईयर में 25,000. इसका मतलब क्या हुआ होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? सर देखिए, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सपोज हम यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, ये है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओपनिंग प्रॉफिट दिया है 15,000. सॉरी मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, सिर्फ फिगर्स लिख रहा हूं. और करंट ईयर में रिजर्व्स में हमने ट्रांसफर किया है 50,000. 50,000 कैसे आया 50,000? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स. ठीक है,
तो मैं एक्चुअली पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में डैश लिख दूंगा तो भी चलेगा, उसमें कोई हरकत वाली बात नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक करो, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लोजिंग पीएनएल का जो बैलेंस है सर वो है 25,000। अब पिछले क्वेश्चन में तो भी डिविडेंड का एडजस्टमेंट था, यहां पर तो कोई डिविडेंड की बात है नहीं, बोनस यहां पर है नहीं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में और कुछ होगा नहीं। तो डेबिट की टोटल होती है 75,000, क्रेडिट में मैं लिखता हूं 75,000, 75,000 माइनस 15,000, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा कितना बेटा जी? 60,000। चेक करिएगा। अब दो तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ध्यान से समझना। या तो मैं पोस्ट एक्विजिशन का पीएनएल का बैलेंस ले लूं 60,000 और जनरल रिजर्व में मैं कर दूं शून्य, निल। अल्टरनेटिवली, ध्यान से समझना, पिछले क्वेश्चन में जो एक्सीडेंट हुआ था यहां नहीं होना चाहिए। अल्टरनेटिवली मैं यहां पर ले लूं 10,000 और यहां पर मैं ले लूं 50,000। मैंने क्या किया, ये जो 60,000 रुपए का करंट ईयर का प्रॉफिट था दोस्तों, उसमें से ही 50,000 रुपए मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। द टोटल इंपैक्ट शुड बी ऑफ 60,000। नाउ इट कैन बी 0 + 60 और 50 + 10, however you do, that's absolutely fine. But wait, there is some revaluation of assets over here. ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, पक्का 100%। चलो मैं आगे। अब एक काम करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। स्वाति मैम गुड मॉर्निंग बोलना चाहेंगे आप सभी बच्चों को? गुड मॉर्निंग गाइस। मैम सुबह सुबह अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती, क्योंकि स्वाति मैम का एक फंडा है कि नींद से उठने के बाद कम से कम 3-4 घंटे ना मैम अपना फेस कैमरे के सामने नहीं लाती है। शी फील्स ओ माय गॉड, मैं फूल है, मैं खिलेंगे, मेरे में पानी डालेंगे, मैं से खिलेंगे, और उसके बाद मेकअप शेकअप ये सब करने के बाद स्क्रीन पे आएंगे। देखो बेटा, नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है, कितना भी रगड़ लेगा, क्या करें, घमंड कभी किया नहीं, आगे कभी करेंगे भी नहीं। ठीक है, ऑल सेट एंड डन। या आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई नो। फोकस करो रे सब जनों। अब यहां पर ये दो रिजर्व तो है जो है लल्ला, ये दो रिजर्व के अलावा एक रिजर्व मियां और क्रिएट होता है। यहाँ पे कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है बेटा? वो होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोतीज बढ़िया, बोतीज टैलेंट है तुम लोगों में। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन कब को हो रहा मियां? रिवैल्यूएशन होता ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन बोले तो। अब उस दिन के पहले जितना भी एसेट्स में जितना भी अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता मियां, वो सब के सब कब को जाता? प्री एक्विजिशन को जाता मियां। समझ गए क्या? बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही टैलेंट है तुम्हारे पास। रिवैल्यूएशन करना बोली तो यहाँ पे दोनों एसेट का एक बार कैलकुलेशन देखते। देखो ना मियां, machinery having book value of 1 lakh and furniture book value of 20,000 were revalued at these amounts on 1st April 2016 मियां। चेक करते, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट देखना बोले तो सबसे पहले टाइमलाइन बनाना मियां। समझने को बहुत ही आसान होता पोर्टल होगा। यहां पर आते ऐसा टाइमलाइन बनाते मियां, टाइमलाइन बनाकर थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन करना पड़ता मियां। समझना, ईयर बिगिनिंग डेट है 1 अप्रैल 2016 लिखने का और एंडिंग में लिखने का 31 मार्च 2017 लिखने का मियां। अब यहां पर क्या करने का मियां? सबसे पहले जो भी तुम्हारी एसेट की बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू को लिखने का। मतलब पहले मैं यहां पर ऊपर लिखता मियां ए मच्छी मेरी का ओपनिंग। अब देखना यहां पर अगर देखते तो मच्छी मेरी पे बोलते 10% डेप्रिसिएशन लगाते मियां। बुक वैल्यू मच्छी मेरी की साल के शुरुआत पे 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगाते बोले तो 90,000 क्लोजिंग WDV दिया है। बहुत ही बढ़िया। यहां पर आते इधर को आने के बाद यहां पर हम लोग लिखते 1 लाख रुपीस बुक वैल्यू। ये 1 लाख पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते मियां। कितना चार्ज होता है डेप्रिसिएशन? 10,000 होता, और 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ईयर एंड डेट पे कितना WDV आता मियां? 90,000 आता। चेक करना बैलेंस शीट से टैली होता कि नहीं। बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या बोलते, ये पोर्टल होगा यहाँ बोलते कि जिस दिन तुमने शेयर्स खरीदे उस दिन तुम्हारे एसेट का रिवैल्यूएशन होता मियां 1,50,000। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर हम करते हैं उसका रिवैल्यूएशन 1,50,000। अब जिस दिन आपने एक्विजिशन किया है
उस दिन रिवैल्यूएशन हुआ है, और जब उस दिन रिवैल्यूएशन हुआ है तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है 50,000 रुपीज से। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे आप? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू revaluation reserve account credit. So one of the balance in revaluation reserve is 50,000. Check all of you. Now since you have revalued machinery to 1,50,000, your revised depreciation should be 1,515,000. That means what? You need to provide for additional depreciation of 5,000. And your closing WDV should be 1,35,000. ये जो 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कहां से डिडक्ट होगा? दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम करंट ईयर, अर्थात पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपका पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस आया ना, 60,000 या 10,000, whatever amounts you have, I'm considering 60,000 minus I will deduct from your additional depreciation of 5,000 on machinery. Similar calculations we are going to do for furniture. So tell me one thing, एग्जाम के अंदर ये सब दिखाना जरूरी है क्या? नहीं मियाँ, एग्जाम में बोले तो वैसे तो कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम लोग मस्ती से जाओ, एग्जाम में मस्ती करके आओ, और फिर वैल्यूअर तुम लोगों को जो दिखाएगा ना रिजल्ट के ऊपर, वो तुम लोग देख नहीं पाएंगे मियाँ। नहीं, वैसा बोले तो कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। 2 अटेम्प्ट के अंदर अकला ठिकाने पे आती तुम लोगों की, फिर बराबर लिखते तुम लोग। पहले अटेम्प्ट में जब ईमानदारी से तुमको बोलते लिखने का, तो तुम लोग बोलते काईकू काईकू हाउ रे काईकू। लेकिन दूसरा अटेम्प्ट में सब जगह पे आती दिमाग। बी फर्नीचर, चलो ये सब अमाउंट्स डिलीट करते हैं यहां से। ओके, फर्नीचर की ओपनिंग बुक वैल्यू क्या है चेक करिएगा। फर्नीचर 20,000, डेप्रिसिएशन 15%, तो 20,000 माइनस 15%, क्या ये बुक से मैच हो रहा है? 17,000, यस। सो बुक वैल्यू है 20,000, डेप्रिसिएशन है 3,000, क्लोजिंग WDV 17,000। क्लियर हो गया? नाउ इट इज रीवैल्यू टू ₹15,000, डाउनवर्ड वैल्यूएशन, ओ ₹1,515,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, 1,515,000 कम हो रही है। क्या करेंगे अब आप मुझे ये बताइए। जब फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है 5,000 रुपए से, रीवैल्यूएशन में फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है 5,000 रुपए से, कहां पे जाएगा ये 5,000 रुपए का लॉस? डेप्रिसिएशन पे तो आएंगे। मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि ये जो 5,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, ये कहां पे जाएगा? सर 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रिवैल्यूएशन में एडजस्ट कर सकते हो, ध्यान से सुनना, या फिर आप P&L में भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूं रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स को एक साथ रखें। तो इसको हम डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये जो ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, 50,000 का गेन हुआ था ना, उसमें से 5,000 का लॉस होगा, और अब टोटल रिवैल्यूएशन होगा कितना बेटा जी? 45,000। ये पूरा के पूरा 45,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, ये कौन से पीरियड में जाएगा? प्री एक्विजिशन पीरियड में जाएगा 45,000। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी नील इन पोस्ट एक्विजिशन। 2 लोगों में बटेगा, एच लिमिटेड 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। चेक करिएगा, क्लियर हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बाद में। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। 15,000 का 15%, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी शुड हैव चार्ज्ड इज 2250। सो यहां पर एक्सेस डेप्रिसिएशन है,
एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना होगा 750 रुपीज का। क्लोजिंग WDV होनी चाहिए थी 15,000 माइनस 15%, 12,750। 750 का जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है इसको कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहां पर ऐड करूंगा एक्सेस डेप्रिसिएशन 750 रुपीज, एंड नाउ 60,000 minus 5,000 plus 750 rupees, that becomes 55750. Check all of you. रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। रीवैल्यूएशन रिजर्व है 45,000, ये दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 36,000 जाएगा होल्डिंग कंपनी को, 9,000 रुपीज जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, ये वाली फिगर जाती है COC में, ये वाली फिगर जाती है MI में। चेक करिएगा। कमिंग टू जनरल रिजर्व, बहुत आसान है, 25,000 का जनरल रिजर्व है, 80% 20,000 रुपीज विल गो टू होल्डिंग कंपनी, 5,000 rupees will be attributed to minority reserves, minority interest, COC, MI. Check all of you. अगर आपने यहां पर 50,000 लिया है तो उसको अकॉर्डिंगली 40,000 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर यहाँ 10,000 लिया है तो 10,000 में ये दोनों एडजस्टमेंट्स आपको यहां पर करनी पड़ेगी, करेक्ट। अगर किसी ने 10,000 लिया है तो उसमें से 5,000 माइनस होगा, 750 प्लस होगा, मतलब यहां पे आपका कैलकुलेशन आएगा 5,750, करेक्ट। एज सिंपल एज दैट। यहां की भी जो दो फिगर्स है दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। H लिमिटेड में जाएगा 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा 20%। 15,000 का 80% होता है 12,000 रुपीज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है 3,000 रुपीज। ये फिगर्स कहां पे जाएगी, फिर से रिवाइज करो, COC और MI। 55,750 का 80% होता है 44,600 और 11,150। ये वाली फिगर कहां पे जाएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये वाली फिगर कहां पे जाएगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक ऑल ऑफ यू। यहां पर भी लिख देता हूं, अगर किसी ने 50,000 लिया तो यहां पर 40,000, यहां पर 10,000 आएगा और 5750 का 80% होता है, यहां पर आएगा 4,600 और यहां पर आएगा 1150। आई एम गिविंग आंसर्स अंडर ऑल द प्रोबेबिलिटीज। बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कैलकुलेट करवा देता हूं आप लोगों को यहां पर। बाकी तो आप बहुत समझदार है, बैलेंस शीट तो आप लोग छाप ही लेंगे, बना ही लेंगे, बना ली होगी इनफैक्ट आप लोगों ने, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चेक कीजिएगा, शेयर्स इन एस लिमिटेड 1,60,000 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चेक करिएगा, 1,60,000 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कोई टंटा झंटा यहाँ पे नहीं है। माइनस नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी का है 1 लाख, उसका 80% होता है बेटा जी 80,000। फिर यहां पर मैं लेता हूं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। पिक अप द फिगर्स। जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व लिखा है 20,000, पीएनएल में 12,000, सो 20,000 पीएनएल में 12,000 और रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना आया बेटा जी 36,000। सारी फिगर्स हमारे सामने, कैलकुलेशंस करना काफी आसान हो जाता है। सो 1,12,000 प्लस 36,000 माइनस 1,60,000। परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो 12,000 रुपीज का गुडविल यहां पर जनरेट हो रहा है क्या, चेक करिएगा सभी जने। इज दिस गिविंग यू गुडविल ऑफ 12,000? चेक ऑल ऑफ यू। नाउ कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो यार, मैंने कल आपको एक वर्किंग नोट बताया था COC और MI एक साथ। वो क्यों मैंने आपको बताया, बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स COC में होते हैं ना, यही कंपोनेंट्स MI में होते हैं, एंड इट रियली सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट्स। कैसे, अब देखना यार बहुत सिंपल है।
अगर 80% शेयर कैपिटल होल्डिंग का है तो 20% शेयर कैपिटल माइनॉरिटी का है। जनरल रिजर्व्स के अंदर अगर 80% जनरल रिजर्व होल्डिंग के हैं तो 20% किसके हैं? सब्सिडरी के हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 5000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अब प्रॉफिट एंड लॉस में एमआई में कभी भी ध्यान रखना है, एमआई में ओपनिंग प्री भी होता है और पोस्ट भी होता है। तो 3000 प्लस 11,150 दैट गिव्स यू 14,150, 14,150 और फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में है 9,000। So 14,150 plus 9,000 plus 25,000, is it coming? 48,150 minority interest. Check all of you. Is this perfect? Is this clear to all of you or not? First 40 minutes we invested in checking our homework and revising yesterday's question. Let me mark this thing in the tracker. Tracker मैं अपनी तरफ से बहुत डिटेल बना रहा हूं ताकि जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, आप लोग देखेंगे, गूगल ड्राइव वाले बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, किसी को कोई परेशानी ना हो। चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंसोलिडेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देखो बाकी की बैलेंस शीट तो प्लेन सबमिशन है, ये आपको समझ में आ गया है ना। बाकी की जो भी बैलेंस शीट है, इट इज अ प्लेन addition of two things until and unless there are intercompany transaction, intercompany owings, which we saw in yesterday's question number 19, which was a very wonderful question. I hope it is clear. ठीक है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे देखना। मतलब अगर किसी को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के एडजस्टमेंट को अच्छे से देखना है तो ये क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। मेरी ओपिनियन में आपको अपने ट्रिपल ए इंडेक्स में इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना चाहिए, टिक मार्क मत कीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 एक कंसेप्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चेक कीजिएगा सभी जने। ICAI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, चेक कीजिएगा। कंसेप्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्कशन करना है, सॉल्व करने वाली बात नहीं है। यस, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पूजा जी वर्किंग नोट भी किस ऑर्डर में बनाना है वो और भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको इस लेक्चर के इनिशियल पार्ट में ही बताया था कि एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स बना लो, फिर बाद में COC बन जाएगा, MI बन जाएगा और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, विच विल गो टू योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नाउ दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, A and B. A Limited holds 80% equity capital and voting power in B Limited. B Limited sells inventories. A Limited sells inventories costing 180 lakhs to B Limited at a price of 200 lakhs. The entire inventories remain unsold with B Limited at the financial year end 31st March 2021. Concept question है, सिर्फ मैं आपको briefly explain कर रहा हूँ। अपने रजिस्टर्स में आइए और जो मैं कह रहा हूँ वो लिखते चलिए। Question 14/AAA/7.19। बोर हो गया हूं मैं ये सारे पुराने कलर से, कुछ नया कलर चाहिए। लेट्स ऐड सम कलर्स टू योर लाइफ। कौन सा ले? महिलाओं का कलर ले ले, पिंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14/AAA/7.19 इसका क्वेश्चन ए। अब समझना, A Limited is holding 80% equity shares in B Limited। मतलब दोस्तों A Limited है होल्डिंग, B Limited है सब्सिडरी। अब A Limited is selling goods to B Limited। ध्यान से समझना, जैसा मैं लिख रहा हूं लिखते चलना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, बट दे विल बी जस्ट एन एडजस्टमेंट इन अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन व्हिच वी डिड yesterday। So there are two companies, A Limited and B Limited. A Limited is holding company, B Limited is subsidiary company. A Limited sells goods to B Limited। कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा दोस्तों, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? पहले तो ये बताओ, ये कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा? A Limited है सेलर, B Limited है बायर। दिस विल बी नोन एज अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। AB सर की याद आ गई। अबे AB सर अभी जिंदा है?
जिंदा इंसान को ऐसे कैसे याद आ गई? मतलब यार ये तो कमाल का बच्चा है, इसका बस चले ना, ये जिंदा इंसानों के लिए कौवे को खाना खिला दे, कैसा इंसान है भाई ये, कमाल है। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो सेलर बायर, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। डाउनस्ट्रीम मैंने कल की क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था? स्ट्रीम का मतलब है पानी का बहाव। पानी का बहाव कहां से हो रहा है? होल्डिंग से सब्सिडरी में हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए डाउनस्ट्रीम है। अब यहां पे जो गुड्स सप्लाई किए गए हैं, इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, चेक करिएगा। कॉस्ट प्राइस है 180 lakhs और सेलिंग प्राइस है 200 lakhs। मतलब यहां पर प्रॉफिट कितना है बेटा जी? 20 लाख का प्रॉफिट है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लॉजिकली समझा रहा हूं। बी लिमिटेड जो कि बायर है, बी लिमिटेड इन गुड्स का क्या करेगा? बी लिमिटेड के पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं इन गुड्स के। पहला पॉसिबल आउटकम है कि या तो बी लिमिटेड ये गुड्स बाहर वाले कस्टमर को बेच देगा, मतलब इट इज सोल्ड सोल्ड टू कस्टमर्स, लिख देता हूं एक्सटर्नली की जगह। और अगर ये गुड्स नहीं बिके हैं तो दे आर लेफ्ट अनसोल्ड। अनसोल्ड है मतलब दे आर लाइंग इन क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्वेश्चन में देखना है डेटा क्या कहता है। डेटा कह रहा है द एंटायर इन्वेंट्रीज रिमेन अनसोल्ड, मतलब ये पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री है ना, जिसकी सेलिंग प्राइस है 200 lakhs, इट इज अनसोल्ड इन द स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड। अब समझने की कोशिश करना कि जब कंसोलिडेशन होगा तब बी लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक को हम ए लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके हम टोटल क्लोजिंग स्टॉक, कंसोलिडेटेड क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और जब मैं ये इन्वेंट्री में ऐड करूंगा तब बी लिमिटेड की इन्वेंट्री आएगी 200 lakhs। लेकिन आपको पता है ये 200 lakhs जो है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। ये 200 lakhs के अंदर क्या है? इट इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व। इट इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज स्टॉक रिजर्व ऑफ ₹20 lakhs। ये किस चीज का अनरियलाइज प्रॉफिट है? तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जो गुड्स बेचे थे, उन गुड्स में जो प्रॉफिट ऐड किया था, वो अनरियलाइज प्रॉफिट है 20 लाख का। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके ट्रीटमेंट्स होंगे दो। क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? पहला ट्रीटमेंट इसका होगा कि जब आप कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री लोगे तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड, और उसमें से आप माइनस करोगे 20 lakhs। ये क्लियर हुआ? पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, माइनस करोगे 20 लाख। दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा समझना। जब आप पीएनएल बनाओगे ऑफ ए लिमिटेड, पीएनएल अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड जब बनेगा तो आप वहां से डिडक्ट करोगे 20 लाख रुपीज एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि ए लिमिटेड के सेल्स में दिख रहा होगा 200 लाख, पर ये सेल्स तो इंटर कंपनी है, अपनी ही कंपनी को बेचा है, और उसमें जो 20 लाख का प्रॉफिट कमाया आपने, ये एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है। चेक करिएगा, बस ये एक्सप्लेन करना है। ये कल हमने वर्किंग नोट में भी देखा था। सर क्या कर रहे हो? नहीं ऐसे ही बस आप लोग छाप रहे हो, जब तक हम ऐसा कर रहे हैं कुछ तो ऐसा साइड में बैठ के। मां कसम कल हंसी का पात्र बनना है, एयरपोर्ट से क्लास लेना है। एयरपोर्ट से क्लास लेना मतलब एक अंदर अजम्पशन डालना पड़ता है, डैश में जाए जनता हमारा काम बनता। बस फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर लीजिए, आप समझदार हैं। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे क्लास लेते हैं ना और इतना तामझाम लगाकर, तो इतने सारे लोग आपको देखते हैं, इतने सारे लोग आपको घूरते हैं, और इफ यू गिव अ डैम टू दोज पीपल यू एक्चुअली गेट कॉन्शियस एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द क्लास। बट अगर ये सब करना है तो भाई साहब यू हैव टू फॉलो दैट अजम्पशन, डैश में जाए जनता हमारा काम बनता। इसका बी पार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ए लिमिटेड होल्ड्स
75% इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेजेस इन्वेंट्री, ए लिमिटेड परचेजेस इन्वेंट्री। अब क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। ओके, किसको पता था किसको पता था कि दोस्तों इस दिन के लिए इसको पाल पोस के बड़ा किया है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमको क्या लगा, ठाकुर खुश होगा? नहीं नहीं, मैंने इरेज क्यों किया, काम आ जाता था ना इरेज। बहुत बढ़िया सर, इतना तो लिख लेते थे ना। नहीं नहीं बेटा, काहे। हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या है 150, सेलिंग प्राइस 200। हाइला, सेलिंग प्राइस बदलने की जरूरत नहीं। कॉस्ट प्राइस में से भी 1 और 0 काहे बदले, सिर्फ 5 की फिगर लिखते हैं। बहुत बढ़िया सर। और हम देख रहे हैं सर, हमारी नजरों से आप क्या कर रहे हो, देखते रहो ना, आप कर भी क्या सकते हो। सही बोले सर, जो करना था सर भैया ने कर दिया, हम तो बाकी लोग का ही कर सकते हैं, कछु नहीं कर सकते हैं। तो इसको कौन सा ट्रांजेक्शन कहेंगे लल्ला? इट विल बी एन अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। बहुत बढ़िया सर। और ऊपर का था, ऊपर था ससुरा डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। बहुत ही बढ़िया सर। अब रुको ना, रुक जाओ, सबर करो। ई ससुरा कैलकुलेशन यहां पर आएगा। अब वो कैसा मैच करे, डोंट वरी, हम अभी मैच कर देते हैं। ये देखिए जरा, या क्या बात है सर। ये सही नहीं हो रहा है सर हमारे साथ। अरे आपके साथ क्या, ये कभी किसी के साथ सही नहीं होता भाई। ज्यादा डिटेल में कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, होल्डिंग कंपनी के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड होगा अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का, 50 लाख का। चेक करिएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको कैसा डील करेंगे, करते करते कहाँ है, चिंता करते हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड ससुरा प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड, और उसमें से माइनस कीजिएगा, कितना माइनस कीजिएगा, 50 लाख रुपीस। चेक कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड जब निकालिएगा तो बी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 50 लाख को माइनस कीजिएगा। सर पूरा 50 लाख माइनस करेंगे, यही अगर कर दिए तो गलती कर जाएंगे। काहे सर, फिर कैसा करेंगे सर? प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड विल बी नॉट डिडक्ट, इट विल बी डिडक्टेड बाय 50 लाख, और ये जो बी लिमिटेड का प्रॉफिट होगा 50 लाख, ये 2 लोगों में बटेगा, क्योंकि ये सब्सिडरी है तो 2 लोगों में बटेगा। ए लिमिटेड का शेयर होगा 75% और माइनॉरिटी का शेयर होगा 25%। तो 50 लाख का 75% मतलब 37.5 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो ए लिमिटेड के हिस्से में जाएगा। 12.5 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो बी के हिस्से में जाएगा। चेक कीजिएगा सभी जने। बहुत ही परेशान कर रहे हो तुम, टिकली काहे निकल रहे हो? तुमको ऐसा चिपकाएंगे ना, ऐसा चिपकाएंगे, एक दिन पूछोगे हमको बैठ के इतना काहे चिपका दिया हमें, बताइए जरा। हमें ये कभी समझ नहीं आता। ये ससुरा एक कैलकुलेटर के नीचे 4 टिकली होता है, पता है तुमको, ताकि वो टेबल पे ऐसा हिले नहीं। वो 4 टिकली काहे निकल जाता है? वैसा ही हमारी ये जो आईपैड का स्टैंड है, उस स्टैंड के नीचे का ये जो 2 टिकली है, ये हमको बहुत ही परेशान करत है, बहुत ही। ये 2 टिकली ससुरा कछु बोलत नहीं, चुपचाप शांति से बैठे हैं, पर ये जो 2 टिकलियां हैं बहुत ही परेशान कर रहे हैं। और ये टिकलियां निकल जाता है तो ये स्टैंड किधर को भी जाता है, हमको समझ नहीं आता है। हम ऐसा सोच रहे हैं वो फेविक्विक लेकर आए 5 रुपए वाला और उसको ससुरा परमानेंटली चिपका दे इस पे। बहुत ही बढ़िया। बट दिस इज रियली गुड थिंग। वो लड़के कान पे लगाते हैं स्कूल में। स्नेहल गणवित, ऐसी कौन सी जिला परिषद स्कूल में आप जाते हो जो लड़के कैलकुलेटर की टिकली कान पे लगाते हैं? बेटा स्नेहल, माना हम लोग गिरे हैं, पर इतने नहीं गिरे हैं जो आप इतना हमारे लिए बोल रहे हो कि हम कैलकुलेटर की टिकलियां कान पे लगाएंगे। बेटा ये तो बहुत ही अलग लेवल की बात होगी स्नेहल जी।
बहुत ही बढ़िया। अथर्व भैया, हमार भौजाई के इधर है, भौजाई नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही दिन हो गए। हमार भौजाई से कहिए कि आखिरी के कुछ क्लास बचे हैं तो आए जरा कभी क्लास में, मिले हम लोगों से, बात करें हम लोगों से। अच्छा, स्नेहल लड़का है, सही बात। डन। अच्छा देखो, एक बहुत गंदा वाला पीजे मेरे माइंड में है, ठीक है। मैंने अभी कहा कि महक क्लास में नहीं आ रही है, अथर्व ने कहा पता नहीं, रुचिका कह रही है वो गायब है सर। आई थिंक महक इज नॉट फॉग, क्योंकि अगर महक फॉग होती थी ना तो फॉग कहीं नहीं जाता है, फॉग वहीं रहता है। वर्ल्ड कप के समय ऐड आती थी कि बाकी तो सब उड़ गया है पर आपका परफ्यूम यही है, मतलब फॉग वही रहता है। इसका मतलब महक जो है ना वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ये गंदा वाला पेज मारा मैंने, ठीक है, हो गया सभी का। ओ मां कसम, सुबह सुबह डेंजर लेवल है। ओह गॉड, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। साली साहिबा कह रही है हंसना था क्या? नहीं बेटा, आप अपनी बहन पे ना हंसे, नहीं तो बहन और बहनोई दोनों मिलके एक साथ आपको सोते देंगे। तो बिल्कुल आप तो ना हंसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बोनस इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है। हार्पिक देखो क्या बोल रहा है। हार्पिक बोलता नहीं है बेटा देव काकरिया, हार्पिक सिर्फ धोता है। नीला वाला टॉयलेट के लिए, लाल वाला बाथरूम के लिए। चले आगे। डन। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 31st मार्च, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1996 कहां से आ गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड। टू 2001 होना चाहिए। On 31st March 2001, P Limited acquired 1,05,000 in Q Limited for rupees 12 lakh। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है सब्सिडरी, ये है होल्डिंग कंपनी। और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 31st March 2001। द बैलेंस शीट ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। सो ये बैलेंस शीट हमें दी गई है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिक्स्ड एसेट्स है 10,50,000, करंट एसेट्स है 6,45,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 इक्विटी शेयर है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 70% इन्वेस्टमेंट किया था, चेक कीजिएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स है 30,000, इसको कैपिटल प्रॉफिट्स कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू प्रॉफिट्स है 60,000, बट दे आर एज ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ट्रेड पेबल्स आर 1,05,000, ठीक है। नाउ ऑन 31st March 2002, 31st March 2002 तो एक सेकेंड, द बैलेंस शीट्स ऑफ टू कंपनीज वर एज फॉलोज, ठीक है। दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट हमें दी गई है। मैं क्वेश्चन को चेक कर रहा हूं, मुझे डेट को लेकर कुछ सस्पिशन है। नो प्रॉब्लम। इक्विटी शेयर कैपिटल 45 लाख एंड 15 लाख, तो पहले भी 15 लाख था, अभी भी 15 लाख है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 9 लाख। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स रिमेन्स एट 30,000 रुपीज। देन
जनरल रिजर्व इज 60 lakhs एंड 19,05,000 परफेक्ट है। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है 1575 एंड 4,20,000, नो प्रॉब्लम। क्रेडिटर्स 555, 2,10,000, नो प्रॉब्लम, चेक ऑल ऑफ यू, करेक्ट। बैलेंस शीट एसेट साइड में 79,20,000, 23,10,000। इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है 12 लाख, जो ऊपर दिया था ना 12 लाख, वही यहाँ पर दिख रहा है 12 लाख रुपीस। करंट एसेट से 44,10,000, 17,55,000, चेक करिएगा 17,55,000, करेक्ट। नाउ डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इशू ऑन 31st March 2002। अब एक काम करता हूं मैं, आई मेक इट 3, ये करेक्शंस कर देता हूं। डायरेक्टर्स मेड बोनस इशू ऑन 31st March 2003। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स बोनस इशू अनाउंस करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर, इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स। तो बोनस का रेशियो है 1:2, मतलब जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा, बोनस में मिलेगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी गिवन, उसके बेसिस पर हमको निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस शेयर्स, और फिर वो रिजर्व्स में से हमें यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट एज ऑन 31st March 2003 cost of control, minority interest and consolidated P&L balance in each of the case before issue of bonus share and immediately after issue of bonus shares। क्वेश्चन काफी अच्छा है। बोनस के पहले और बोनस के बाद में आपको ये 3 फिगर्स निकालनी है जो हम जनरली निकालते हैं, COC, MI एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस। चेक कीजिएगा सभी जने, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Let me make corrections in my book. 2001, 2003, 2003, yep. करें solve? Done all of you? Shall we solve? Now come to your register, question 10/AAA/7.17। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर क्लियर है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग अच्छे से लिखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ, क्या नाम है कंपनी का भाई, क्यू लिमिटेड। क्या कर रहे हो सर, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप। बिफोर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, परसेंटेज। कॉस्टिंग के अंदर ना आपके अंदर ये आर्ट आ जाएगी कि फॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं। अच्छा टेबल बन गया हमारा, है ना। तो क्यू लिमिटेड के 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक है पी लिमिटेड और दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी, ठीक है, 2 शेयर होल्डर्स हैं। ओरिजिनली पी लिमिटेड ने 1,05,000 शेयर्स खरीदे हैं और ओरिजिनली उनके 1,50,000 शेयर्स हैं। सो 1,50,000 यहां पर मैं लिखता हूं 100%। पी लिमिटेड के पास है 1,05,000 शेयर्स, 70%, तो 45,000 होंगे माइनॉरिटी के पास, 30%। बोनस का रेशियो है 1:2,
तो 1:2 का मतलब है कि टोटल जो 1,50,000 शेयर्स हैं उस पे हम 75,000 बोनस देंगे। एक सेकंड में नीचे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। तो अगर बोनस शेयर इशू करते हैं तो 1,50,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आप 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, बराबर है। तो आफ्टर बोनस इशू, ओके जस्ट अ मिनट, just got some error notification, class interrupt by recorded students, just a minute wait। बीच बीच में झटके क्यों आते हैं क्या मालूम। हो गया सही, हो गया बवाल मत मचाओ। अरे हो गया सब सही है, परफेक्ट। आ जाओ वापस, अभी हम जिंदा हैं। आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ, तो बोनस इशू के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 2,25,000। कभी भी ध्यान रखना, बोनस इशू की वजह से कभी भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होता है, बिकॉज सबको सेम प्रोपोर्शन में शेयर्स मिलते हैं। दीज आर द शेयर्स गिवन बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पी लिमिटेड के पास जो 1,05,000 थे प्लस 50% हो जाएगा 1:2 के रेशियो में। सो दिस विल बिकम 1,57,500 इक्विटी शेयर, और यहां जो 45,000 था प्लस 50%, दिस विल बिकम 67,500 इक्विटी शेयर। अगर आप चेक करते ना, शेयर होल्डिंग का परसेंटेज सेम रहेगा। राइट शेयर्स के वजह से डाइल्यूट हो सकता है, बोनस के वजह से डाइल्यूट नहीं होता है, समझना। राइट शेयर्स के वजह से डाइल्यूट हो सकता है, बोनस शेयर्स के वजह से डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, और यहां पर ये भी लिख लेते हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि बोनस शेयर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इशूड एट फेस वैल्यू, तो 75,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, चेक कीजिएगा व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर, ₹10। सो टोटल अमाउंट दैट यू विल रिक्वायर इज 7,50,000 एज पर सेक्शन 63 सब सेक्शन 1। एज पर सेक्शन 63 सब सेक्शन 1 फिर से अटक रहा है। अरे यार कमाल अटको है यार। Check all of you. Is it fine now? कुछ नहीं दिख रहा है? Let me refresh. जब काम की प्रोविजन पढ़ाते ना तभी बंद हो जाता है। रुकिए, लाइव जा रहा हूं मैं वापस। Okay. As per section 63 subsection 1, 63 subsection 1, it tells the resources from where you can finance the bonus issue. So bonus shares can be issued out of capital redemption reserve. मैं priority के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए CRR का बैलेंस which is created under section 55. उसके बाद हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का बैलेंस provided it is realized in cash. We can use the balance of security premium account section 52 provided it is realized in cash, and then we can use the divisible profits, that is general reserve. There's only one proviso to 63(1). It says that the balance of revaluation reserve cannot be used for the purpose of bonus issue. तो अगर यहां पर आप देखते हैं
तो रिजर्व्स क्या क्या है इनके पास अवेलेबल, वो रिजर्व्स में से बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन कौन से रिजर्व्स अवेलेबल है सब्सिडरी कंपनी के, एक बार रिजर्व देखिएगा। व्हाट ऑल रिजर्व्स आर अवेलेबल विद दी सब्सिडरी कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स 30,000। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व है 30,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 19,05,000 और पीएनएल का बैलेंस है 4,20,000। सर जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, जो चाहे यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो जो 7,50,000 का आपको बोनस का अमाउंट चाहिए, आप चाहो तो पूरा के पूरा 7,50,000 जो आप जनरल रिजर्व से यूज कर लो, आप चाहो तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से यूज कर लो। सर चाहत नहीं है, अब आप बताइए करना क्या है, आप कहां से यूज करेंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे। दो पार्ट्स में क्वेश्चन को हमें यहां पर सॉल्व करना है, पहले बिफोर बोनस इशू, दूसरा आफ्टर बोनस इशू। ठीक है, चलिए एक एक कर कर सॉल्व करते हैं। दो पार्ट्स है क्वेश्चन के, ए बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस इशू। Now, three things we have to calculate in two situations: cost of control, minority interest and consolidated P&L. I think before bonus issue हम ये चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये दोनों बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, cost of investment. So what is the cost of investment of holding company in subsidiary company? It is 12 lakh rupees. It is given in the question. Less net assets of Q Limited. इसमें से Q Limited की नेट एसेट्स को हम लोग करते हैं माइनस। चेक करिएगा यहां तक सबको क्लियर है क्या। Q लिमिटेड के नेट एसेट्स में एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये हमें कब निकालना है, कैलकुलेट एज ऑन 31 मार्च 2023। ओके, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो वैसे भी एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलता है। सो रियली स्पीकिंग 31 मार्च 23 पे सिचुएशन एज सच कुछ खास बदलने वाली नहीं है। शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपए, तो शेयर कैपिटल 70% ऑफ रुपीज 15 lakhs. Is it coming to 10,50,000? Check all of you. 10,50,000. Check all of you. Clear? दूसरा, जिस दिन कंपनी बनी थी, जिस दिन कंपनी बनी थी उस दिन के प्रॉफिट्स कितने हैं चेक करना। सर दो प्रॉफिट्स है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। ओके सर, तो कैपिटल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट 70% ऑफ रुपीज 30,000। आप चाहो तो दोनों को टोटल करके भी दिखा सकते हो, कोई हरकत नहीं है। 70% ऑफ रुपीज 60,000, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो 30,000 का 70% होता है रुपीज 21,000 और 60,000 का 70% होता है 42,000। So 10,50,000 plus 42,000 plus 21,000, 11,13,000। गुडविल आ रहा है 87,000 बिफोर बोनस इशू। मैं यहां पर लिख लेता हूं एज ऑन 31 मार्च 2003। चेक कीजिएगा, हैव यू गॉट दिस आंसर ऑल ऑफ यू। कंसेप्ट क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट एज सच। माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
भूलना मत, ये कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं 31 मार्च 2003 को। आप चाहें तो रजिस्टर के पेज, आई थिंक आपने लिखा भी है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही बार कैलकुलेट होता है और वो कब होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और वो हमेशा अनचेंज्ड होता है ना, वो बार बार चेंज नहीं होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 31 मार्च 2003 को निकालना है तो हमें नीचे वाली बैलेंस शीट को कंसिडर करना है, इस चीज का रखना है ध्यान। माइनॉरिटी को 3 चीजों में शेयर मिलेगा दोस्तों वापस। सबसे पहले शेयर कैपिटल 30% ऑफ ₹15 लाख। अभी हम बिफोर बोनस इशू देख रहे हैं तो शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा, तो 15 लाख का 30% जो होता है वो होता है ₹4,50,000। चेक कीजिएगा, ₹4,50,000। चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर है? पक्का? माइनॉरिटी को मिलेगा और क्या क्या है रिजर्व्स में, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स है 30,30,000। चेक करिएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स है 30,30,000, जिसको हम लोग यहां पर किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेक करिएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। ओके, 30% ऑफ 30,000, 9,000 rupees. Check all of you. Check all of you. क्लियर हुआ यहां तक सभी का? नाउ कमिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 4,20,000। समझना, पीएनएल का बैलेंस है 4,20,000, जनरल रिजर्व है 19,05,000। तो कितना शेयर होगा माइनॉरिटी का? जस्ट अ मिनट, यस, कितना शेयर होगा माइनॉरिटी का? चेक करिएगा, 19,05,000 प्लस 4,20,000, माइनॉरिटी का शेयर कितना होगा? सर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। माइनॉरिटी के केस में प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन का कोई झंझट होता नहीं है, बट फिर भी दोस्तों अगर आप चाहो तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स का नोट आप बना सकते हो, ट्री डायग्राम का, और वो बना लेना चाहिए, बिकॉज हमें सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस का भी कैलकुलेशन करना है। अरे सर बहुत टंटा लगा दिया पीछे, अब क्या करें भाई, जो है सो है। ठीक है, इसके बाद 2-3 लाइंस ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर यहां पर आकर हम लोग लिखते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, चेक करिएगा। जनरल रिजर्व साल के शुरुआत में नहीं था, अगर आप देखोगे तो ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व नहीं, नीचे दिख रहा है। तो 19,05,000 जो है ये पूरा के पूरा करंट ईयर का है। चेक करिएगा, 19,05,000 प्री एक्विजिशन में कुछ नहीं है, 2 लोगों में बटेगा, होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड 70% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30%। तो 19,05,000 into 70, that becomes 13,33,500, and minority interest becomes 5,71,500. This is dash, this is dash. Check all of you. Check all of you. This goes to COC, this goes to MI, this goes to RS, this goes to MI. Similarly, we'll prepare this analysis for profit and loss. आंखें बंद कर लो, सहन हो नहीं पाएगा। हाँ जी,
प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, चेक करिएगा 60,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000, नो प्रॉब्लम। 60,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 4,20,000, 4,20,000। मतलब करंट ईयर में क्या होगा? करंट ईयर में वृंदा आप सोल्यूशन पढ़ नहीं रही हो बेटा, मैंने क्या लिखा है वृंदा, आप ऊपर पढ़ नहीं रही हो। इट इज बिफोर बोनस इशू, आप समझने की कोशिश करो बेटा। ये क्वेश्चन को दो कंडीशंस में सॉल्व करना है, बिफोर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड स्टॉप दैट चैटिंग ओवर हियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? सर क्लोजिंग बैलेंस इज 4,20,000 minus 60,000 opening balance, 420 minus 60,000, that becomes 3,60,000। क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी, बहुत फोकस की जरूरत होती है। 3,60,000, दोनों अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस नहीं है, बिकॉज हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं बिफोर बोनस इशू। तो इसका 70% होता है 2,52,000 और 1,08,000। 60,000 का 70% होता है 42,000 एंड 18,000। चेक करिएगा सभी जने, सारी फिगर्स हमें मिल गई है जो हमें चाहिए, and therefore question becomes easy for us। कैपिटल रिजर्व इसलिए नहीं बना है, बनाना है तो बना सकते हो। कैपिटल रिजर्व एंटायरली गोज टू प्री, है ना, 30,000 है, पूरा के पूरा प्री में जाता है। बनाना है आप लोगों को, इच्छा है तो बना दूं आप लोगों के लिए, बताइए। वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के फिगर्स को हम लोग यहां से ले जाते हैं। जनरल रिजर्व में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है चेक करो, डैश और 571,500, 571,500 चेक करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करो कितना है, 18,000 और 1,08,000। Let's take total। 11,56,500 आ रहा है क्या, चेक करिएगा। 11,56,500 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 11,56,500 माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, तीन चीजें निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल बैलेंस इन ईच केस। ओके, कंसोलिडेटेड पीएनएल का बैलेंस निकालना है, नो प्रॉब्लम। कंसोलिडेटेड पीएनएल ऑफ पी लिमिटेड, पी लिमिटेड का खुद का बैलेंस लेंगे 15,75,000, चेक करिएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, क्यू लिमिटेड का शेयर लेंगे पोस्ट एक्विजिशन। पीएनएल का एनालिसिस बना है, चेक करो पीएनएल के एनालिसिस में क्यू लिमिटेड का शेयर कितना होता है। तो सर इसमें एक बात बताइए, जनरल रिजर्व भी लेंगे या सिर्फ यही बैलेंस लेंगे? एक्चुअली सर पी लिमिटेड का तो जो शेयर होता है वो यहां पर सिर्फ 1,08,000 रुपए होता है पीएनएल का, लेकिन सर जनरल रिजर्व अगर ऐड कर देते हैं तो वो सॉरी 2,52,000 का, लेकिन सर जनरल रिजर्व ऐड कर देते हैं तो 13,33,500 प्लस 2,52,000 15,85,500 होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप दोनों को अलग अलग तरीके से ऐड कर लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ पी लिमिटेड, और इसके मैं दो कॉलम्स बना देता हूं। प्रेजेंटेशन अच्छा रहा ना, सही रहा तो काम आसान हो जाता है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा है जनरल रिजर्व। पी लिमिटेड के जनरल रिजर्व का खुद का बैलेंस है 60 लाख रुपीस 60 लाख। पीएनएल का बैलेंस पीएनएल में उठा लो 2,52,000
ऊपर जो हमने ट्री डायग्राम बनाया वहां से पिकअप किया है। जनरल रिजर्व 13,33,500, दैट्स ऑल, साउंड्स मोर लॉजिकल। So 15,75,000, 2,52,000, that becomes 18,27,000. General reserve 73,33,500. चेक ऑल। सर इसको मर्ज भी कर सकते हैं पूरा पीएनएल में, वो भी चलेगा, कोई हरकत की बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया सभी को? परफेक्ट। अब यही पूरा धतिंग हमें वापस करना है पोस्ट बोनस इशू के लिए। ये तो बिफोर बोनस इशू था, अब यही सब कुछ करना है वापस आफ्टर बोनस इशू। पहले ये देख लो सबको ये क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आंखें बंद कर लेना आप लोग। या एज इट इज छापना मत दोस्तों, अभी है बहुत कुछ है। एज इट इज मत छापना, बहुत कुछ है। Now you can do छापोइंग। Go ahead quickly, छापोइंग। मैं जब तक आपका ट्रैकर अपडेट करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 वी आर डूइंग ना राइट नाउ। यस, एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है यार आज। कौन सा होमवर्क क्वेश्चन? तो खाली हाथ तो आप जा नहीं सकते, खाली हाथ आपको मैं भेजूंगा भी नहीं। पूरी बैच खत्म हो गई। दिले तमन्ना थी कि किसी दिन तो यू नो एकदम ऐसा फड़ाकू वाला होमवर्क, तो एकदम ऐसा डेंजर वाला। ऐसा हुआ नहीं यार, शिट, मेहनत खराब हो गई। वेरीफाई करने के लिए दे सकता हूँ क्वेश्चन। ऊपर वाला हमारे साथ है। अरे पगले गोपू, ऊपर वाला आपके नहीं, ऊपर वाला अथर्व के साथ है। ऊपर वाला भी और वाली भी। ऊपर बैठे 56 करोड़ देवी देवता तापड़िया जी के साथ है, और वहां से फूल बरसा रहे हैं तापड़िया जी के लिए।
अमेजिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? आप लोग सॉल्व करेंगे इसको अभी, इसके आगे। बोनस के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए था हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 7,50,000 रुपीज, ठीक है? बिकॉज आपके सिलेबस में बोनस का चैप्टर नहीं है, तो आप एक सिंपल अजम्पशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अज्यूम दैट Q Limited utilized balance of general reserve to issue bonus shares of rupees 7,50,000. On this assumption, you have to make an assumption that क्या हो गया भाई? सुना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस एक बार चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कुछ सर्वर इशू है यार, मेरे तो इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट है, 250 MB का प्लान है, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। You have to complete this question now. I'm waiting for you guys. Now, under the assumption that Q Limited has issued bonus shares of 7,50,000 out of its balance of general reserves. तो Q Limited के पास जो 3 रिजर्व्स अवेलेबल है दोस्तों, कौन से 3 रिजर्व्स हैं? कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बराबर है? इन तीनों रिजर्व्स में से Q लिमिटेड जो है, सब्सिडरी कंपनी जो है, वो जनरल रिजर्व के बैलेंस को यूज कर रहा है, मतलब दे आर यूटिलाइजिंग 7,50,000 रुपीज आउट ऑफ जनरल रिजर्व बैलेंस फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इस अजम्पशन पे आपको ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अभी के अभी। कितना टाइम लगेगा? टेल मी टाइम। आई एम रेडी टू गिव यू दैट टाइम। वैसे भी इस क्वेश्चन के बाद मैं रुक जाऊंगा, बिकॉज अगले जो 2 क्वेश्चन है बाकी है वो अभी हम नहीं कर सकते, इट विल नीड मोर टाइम। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। मतलब ये जो हमने ऊपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किया था ना, यही पूरा आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा अंडर एन अजम्पशन के 7,50,000 इज यूटिलाइज्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। 10 मिनट्स का टाइम मैं आपको यहां पर दे रहा हूं एंड आई एम गोइंग ऑफ स्क्रीन। कम ऑन, फॉलो। आपका समय शुरू होता है अब। मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, इनफैक्ट क्वेश्चन को फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को देख सको। टेन मिनट्स का टाइम। बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड P&L का बैलेंस आपको निकालना है। गो फॉर इट।
कर लो बातें कर लो। इतना मतलब सीरियसली लिया ही मत करो मुझे, नहीं। हाँ 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 हाँ, गजब बच्चे हैं। इजी था, बिल्कुल इजी है। करूं मैं सॉल्व? पढ़ लेते हैं ना यार, समझो। बोनस इशू करने के बाद आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम। व्हाट विल चेंज इज द शेयर कैपिटल अमाउंट। प्लीज अंडरस्टैंड, before bonus issue your share capital was 1,50,000 shares into 10 rupees 15 lakhs. After issue of shares, bonus shares, it is 2,25,000 shares of 10 rupees each, that is 22,50,000. So now you will consider 70% of 22,50,000 over here. So 22,50,000 का 70% होता है 15,75,000 रुपए। चेक करिएगा, 15,75,000 रुपीज। चेक कीजिएगा सभी जने। कैपिटल रिजर्व में और पीएनएल में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 1575 प्लस 21 प्लस 42 माइनस 12 लाख, इट इज गिविंग यू 4,38,000 कैपिटल रिजर्व। चेक करिए, चेक करिए सभी जने। कैपिटल रिजर्व ऑफ 4,38,000। माइनॉरिटी का कैलकुलेशन भी 22,50,000 का शेयर कैपिटल 30%, ये होता है 6,75,000। कैपिटल रिजर्व जो शुरुआत में था 30,000, जिसका मैंने ट्री डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि वो वैसे भी पूरी तरह प्री में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये एनालिसिस हमको वापस करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूं। What will change? Just try to understand. Now it says that the subsidiary company has issued bonus shares out of the balance of general reserve. तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस 19,05,000 था, अब ये 19,05,000 माइनस दोस्तों 7,50,000 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इसको शिफ्ट करता हूं, minus 7,50,000. So 19,05,000 minus 7,50,000, this becomes rupees 11,55,000। और ये जो 11,55,000 है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 70 और 30 के रेशियो में, तो 8,08,500, 8,08,500 और 3,46,500। चेक करिएगा, जनरल रिजर्व का यहां पर बैलेंस आएगा 3,46,500। चेक कीजिएगा सभी जने, हैव यू गॉट दिस आंसर, यस और नो? हैव यू गॉट दिस आंसर? क्लियर, करेक्ट, पक्का, 100%। अब आते हैं पीएनएल के अंदर। पीएनएल में क्या पोजीशन है? सर पीएनएल में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पीएनएल तो एज इट इज ही रहेगा। मतलब सर ये 18,000 और ये 1,08,000 ये तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि पीएनएल में तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये होता है 1,26,000, करेक्ट, 1,26,000। इसमें कोई चेंज है? कोई चेंज है? 11,56,500 वैल्यू तो पहले भी यही थी, अभी भी यही है। इंटरनल चेंज हुआ है, चेक करिएगा सभी जने, पहले भी यही वैल्यू थी, अभी भी यही है, इंटरनल चेंज हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड, क्या चेंज होगा? सिर्फ जनरल रिजर्व की फिगर चेंज होगी। 8,08,500
68,08,500. Check all of you. That's all. एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक अल्टरनेटिव तरीका भी है इसको प्रेजेंट करने का, सिर्फ अपने पास लिख के रखिएगा कंसोलिडेटेड P&L ऑफ P लिमिटेड, इट इज इक्वल टू 15,75,000 उसका खुद का बैलेंस प्लस Q लिमिटेड का P&L का बैलेंस 2,52,000 प्लस Q लिमिटेड का जनरल रिजर्व का बैलेंस 8,08,500. ऐसे भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये. 26,35,500. That's also another way you can do that. No problem at all. चेक कीजिएगा सभी जने. Is this done? Is this clear to all of you or not? चेक कीजिएगा. Perfect? पक्का 100%? So come to your index and post these questions to your index. It was a good question. दो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं 8 और 9. 8th नंबर मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं और आप कर लोगे, बट रफ बुक में करना. एक्चुअली क्लास वर्क ही है. कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे. कल की क्लास एयरपोर्ट से लाइव होगी सुबह 7:30 बजे. आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा. आई विल कीप ऑन पोस्टिंग अपडेट्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप. मैं घर से 5 बजे निकल जाऊंगा एयरपोर्ट के लिए. जल्दी पहुंच रहा हूं ताकि मैं आप लोगों की क्लास से पहले चेक इन, सिक्योरिटी चेक ये सब करवा सकूं. आई कैन फाइंड आउट अ प्लेस फॉर मी टू सिट इन द लाउंज विद द चार्जर एंड ऑल दोस थिंग्स. So question number 8 is a question on consolidated P&L. Now you may say that sir आपने तो ये सिखाया नहीं, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ रफ बुक में करना. बेसिक चीजें जो है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस को आपको प्लेनली ऐड करना और कुछ यहाँ पर इंटर कंपनी ओइंग्स है. जस्ट गिव इट अ ट्राई. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मेरी कोई एज सच एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप इसको करेंगे. दो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं 8th नंबर और 9th नंबर. ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और फिर कल की क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और 27 इसको हम लोग पढ़ेंगे ICAI के मॉड्यूल से. सो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर ICAI मॉड्यूल्स फॉर द नेक्स्ट क्लास, फॉर टुमारोज क्लास. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? सो थैंक यू सो मच गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट. गुड डे टू ऑल ऑफ यू.